राशि हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, उत्तराखंड के हमारे संरक्षक परम आदरणीय लालचंद शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारी उत्तराखंड सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शर्मा जी, महिला अध्यक्ष प्रतिभा शर्मा जी, महिला उपाध्यक्ष अरुणा शर्मा जी और महिला कोषाध्यक्ष शर्मा जी, आप सभी का सभागार में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक संस्था की ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुटुल शर्मा जी, न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर सालेह शर्मा जी, कई सम्मानों से उत्तराखंड से सम्मानित, हमारे बीच में गौरव चौधरी जी, एहसान अहमद जी, आशीष लोटा जी नागपुर से आए हुए हैं और हमारे बीच में ही प्रतिभा चलो भाई बाइक ले लो यार फटाफट, चलो हो गया काम। भजन भी चला लो। इधर पवन शर्मा जी और उपस्थित होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी। शायद 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कुछ सोचा होगा कि ब्राह्मणों के संगठन की आवश्यकता क्यों, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी समाज संगठित रूप से बैठता है तो कुछ चिंतन करता है, मंथन करता है, विचार करता है, समाज की चिंता करता है, राष्ट्र की चिंता करता है। तो उनके मस्तिष्क में एक बात अवश्य आई होगी कि ब्राह्मणों में भी जो मत भिन्नता है उसको दूर किया जाए, उनमें समन्वय बैठाया जाए और उनका राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाए। तो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के नाम से बनाया गया। के लोगों का ये सौभाग्य है कि 28 और 29 जून को 27 की शाम को सब लोग आ जाएंगे, लेकिन उद्घाटन 28 की प्रातः काल 9:30 बजे हुआ। तो 28 और 29 जून को भूपतवाला हरिद्वार में निष्काम सेवा ट्रस्ट में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हो रही है और इसका आयोजन उत्तराखंड अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा कर रही है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है और इस उद्घाटन के अवसर पर भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर मदन कौशिक जी को भी आमंत्रित किया गया है। लालचंद शर्मा जी हमारे संरक्षक हैं, वहाँ रहेंगे ही, पवन जी हैं, मोहन जी रहेंगे, तो हमारे संरक्षक वहाँ पर रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उपाध्यक्ष जी आपसे है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ये जो नशा मुक्ति की बात है, ड्रग्स एंटी ड्रग्स दिवस पे, तो धरातल पे ब्राह्मण महासभा क्या कर रही है? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जो ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो ड्रग्स की हो या सामाजिक बुराइयों, इन पर हम समय समय पर सेमिनार करते हैं, समाज को जागृत करने का काम करते हैं और अपने समाज के जो भी लोग हैं
जैसे सत्संग होते हैं, सत्संग में भी हम अपने लोगों को भेज करके कहते हैं कि समाज के लोगों को इन बुराइयों से बचाने के लिए हम लोग 2 मिनट का समय लेकर के अवश्य अपनी बात को रखें। इस प्रकार से हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी समय समय पर जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं अपनी जिम्मेदारी को, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को, अपनी धार्मिक जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी के युवा वर्ग हैं, वो कोई भी हमारे परिवार से हो या आपके परिवार से, वो सत्संग में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको सत्संग तक आप कैसे ले जाएंगे? देखो ये बात सही है, जब हम पहले पढ़ते थे तो गुरुकुल पद्धति थी हमारे यहाँ, और गुरुकुल पद्धति में हमको धार्मिक शिक्षा मिलती थी, नैतिक शिक्षा मिलती थी, उससे बच्चों का चरित्र का निर्माण होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से मैकाले की पद्धति से जो हमारी जो शिक्षा पैटर्न चला है, बच्चे सुबह 7 बजे से निकल जाते हैं, ना तो मंदिर में जा पाते हैं, न पूजा पाठ कर पाते हैं, और शाम को आने के बाद वो ट्यूशन पर चले जाते हैं। माँ बाप को भी फुर्सत नहीं मिलती। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिक्षा होती थी उसमें हमारे पूर्वज के नाम से एक पुस्तक आती थी, और हमारे पूर्वज जो पुस्तक होती थी उसमें हमारे कुछ महापुरुषों के बारे में, और जो जिनको हम आराध्य देव मानते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनकी जीवन के बारे में छोटी छोटी कथाएं होती थी। आज वो सब बंद हो गई है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जहां एक वर्ग अपनी दीनी शिक्षा के लिए अपना काम करता है, इसी प्रकार से हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की आत्मा है, जो सनातन संस्कृति है, उसके बारे में भी स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, जो हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होती है, राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, उसमें हमारी माताएं और बहनें जाती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी जो संस्कृति है, तो ये हमारी माताएं और बहनें बचाए हुए हैं। तो जो, क्योंकि माँ ही बच्चे की पहली पाठशाला है, जो माँ उन कथाओं के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से जो वहाँ पर सुनकर के आती हैं, अपने बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट का समय दे करके उनको संस्कारित करने का काम करें, उनको इस के बारे में अवगत कराने का काम करें, तो निश्चित रूप से बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। ये नशा मुक्ति से संबंध में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जो है सो नशापान हो रहा है, और हर गलियों में होता है, हर मोहल्लों में होता है, और सभी को पता है। तो उसको आप निचले स्तर पर जा करके किस तरह से समाधान ढूंढेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप हमारे लिए इतना अपना समय निकाल कर आए। आपने पूछा, आपने जानकारी लेनी चाहिए कि नशे के लिए, नशे से हम कैसे बचाने का काम करेंगे, उस पर जानकारी देने के लिए मैं आपका स्पष्ट कर दूं कि हमने प्रत्येक रविवार को शास्त्र की विद्या देने के लिए ऋषि कल्प आश्रम में व्यवस्था की। वहाँ प्रातःकालीन सत्र में योग होगा, उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, और शास्त्र का ज्ञान देने के बाद उसी में हम नशे पर भी पूर्ण विस्तार से जानकारी देने के लिए विद्वान जनों को बुलाकर युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको ज्ञान देने का काम शुरू करने जा रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि नशा मुक्ति के संदर्भ में अभी लिविंग रिलेशनशिप पे एक प्रश्न उठा है, और लिविंग रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी समस्या है कि 30 दिन के बाद आप प्रत्यावेदन दे करके आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन 30 दिन से पहले कोई भी जो लड़के या लड़कियां हैं, यदि वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है 27वें दिन, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इसको आप किस तरह से देखती हो? देखिए, मेरे विचार में तो लिविंग रिलेशनशिप भी बहुत गलत है, किंतु इसके बाद भी इसके जिम्मेदारी तो अब मैं क्या बतलाऊँ। अब ये तो गार्जियन ही है, दोनों के गार्जियन ही है, क्योंकि दोनों के गार्जियन ही इसमें, क्योंकि दोनों को ही अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, भी लड़के का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना चाहिए, ये तो सामाजिक बातें हुई ना। हाँ। कानून ने तो ये तय कर दिया है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती हैं। जो उसकी समस्या है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए 1 महीने के बाद लड़का हो या लड़की वो प्रत्यावेदन देता है, लेकिन उसे 5 दिन के बाद पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है, तो उस अवस्था में उस लड़की को देखने वाला कौन होगा, उसका देखभाल करने वाला? हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि कानून बना करके लिविंग रिलेशनशिप को अवैध घोषित किया जाए।
आपसे नशा मुक्ति के संदर्भ में ये जानना चाहते हैं कि नशा जो मूल रूप से 3-4 प्रकार के होते हैं, तो 3-4 प्रकार के जो नशा है उसमें से प्रमुखता आप किस नशा को देते हैं जिससे आप चाहते हैं कि युवा वर्ग को सबसे पहले छुट्टी कराया जाए? सबसे पहले उसको उस नशा से मुक्त कराया जाए जो नशा आपको ज़्यादा डेंजरस लगता है। सर नशे पे तो मैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ। आपको 4 घंटे बैठना पड़ेगा फिर। नहीं, बस एक सवाल। एक्चुअली में नशा एक ऐसी बीमारी है कि इसके पहले तो इतिहास में जाना पड़ेगा कि शुरू कहाँ से हुई। छुड़ाने की बात तो बाद में आएगी। जब तक हम अपने देश के अंदर ये भाव नहीं डालेंगे कि भाई ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, इससे इस नशे से क्या होता है, इस नशे से हम पैसे देते हैं उन लोगों को जो टेररिस्ट हैं, जो हम पे हमले करते हैं, हम पे गोलियाँ चलाते हैं। इवनली सीधी सी बात है, हम पाकिस्तान को पैसे देते हैं इस नशे से। तो जो भी नशा करता है अगर उसको ये बात समझाई जाए कि भाई तू पाकिस्तान को पैसे दे रहा है ये नशा करके, तुझ पे अटैक होगा, फिर तेरे लोगों पे अटैक होगा। तो ये नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी हम बताएंगे लोगों को कि एंटी नेशनल एक्टिविटी क्यों है। इसलिए है कि नशे से ये हो रहा है, पाकिस्तान हमको बेच रहा है नशा, है ना, और किस किस माध्यम से बेच रहा है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके माध्यम से हमको सर्व कर रहा है छोटे लोगों को, है ना, सब इन्वॉल्व है, कोई उसमें वो वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब तक हम उसको ये बताएंगे नहीं कि नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी यही है, तब तक वो नशा नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ेगा वो। अगर हम उसको ये बताएंगे कि भाई तू अपने देश के साथ जुल्म कर रहा है, तो सहयोग कर रहा है इन लोगों का कि हमारे देश के लोगों को मारे वो लोग, पैसा दे के उनको, तब तो वो शायद सोच सकता है इस बारे में कि वो छोड़े इस नशे को, अदरवाइज नहीं सोच सकता वो। मेरे ये विचार। आप नशा मुक्ति के लिए आपके पास ऐसा कौन सा एक उपाय है जिससे आप चाहते हैं कि इस उपाय से नशा मुक्ति हो सकता है? किसी के पास तो कोई नहीं करा सकता। नहीं, मतलब मन में एक चलता होगा ना कि हाँ इस नशा को हम इस तरह से रोक सकते हैं। मैं खुद ही कर सकता हूँ बस। घर घर जाकर के लोगों को मैं इसका जवाब सर मैंने दे दिया आपको, फादर ही मैं खुद ही कर सकता हूँ। मैं किसी दूसरे को कराना बहुत मुश्किल है। मैं अपने को कर सकता हूँ, मैंने अभी कर दिया है। एक पूरी बात बता जी 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 हाँ। करीब कोई दूसरा नशा मैंने कभी नहीं किया, सिगरेट का किया सिर्फ, वो भी जो बाजार में मिलती, करीब 55-60 साल। लेकिन अभी 8 दिन हो गए, मैंने उसे अपनी इच्छा अपनी मर्जी से छोड़ दिया 100%। चलिए, इसके लिए आपको सबसे शुभकामनाएं कि आपने छोड़ मैंने दिया। अपने से शुरू किया है। हाँ। आपके सवाल का उत्तर ये है। जो सवाल अभी उनसे था कि जो ये नशा मुक्ति दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो नशा को किस तरह से छुड़वाया जाए, तो आपके जहन में क्या, आपके मन में क्या बात चल रही है जिससे आप सोचते हैं कि इस तरीके से हम युवाओं को नशा से अलग कर सकते हैं? इसका जवाब एक ही है कि हमारी सनातन परंपराएं, जो हमारे 16 संस्कार हैं, अगर हम जो पीढ़ी हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण संस्कार के सहित करेंगे, सनातन परंपराओं से करेंगे, तो क्योंकि जिस बीज को जिस प्रकार से आप पोषित करेंगे उसका वैसे बड़ा होता है वो। तो मेरा मानना है कि 16 संस्कार हैं, संस्कारों की शिक्षा देंगे हम, अपनी सनातन पद्धति को अपने आप में चरितार्थ करेंगे और उसको अपने घर में लागू करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, कोई बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, अभी पैदा ही हुआ है, उसको आप अंग्रेजों के बीच में छोड़ दो तो वो इंग्लिश सीख जाएगा, उसको प्रोनाउंसिएशन की उसको किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो संस्कार हमारे घर से स्टार्ट होंगे, तो हम जो है ये नशा मुक्ति को बिल्कुल अभी तो जो लोगों के बीच में है उसको तो हमें जाकर जागरूक करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूलों में हमारे सिलेबस है इस बात का नशा मुक्ति को लेके। और सबसे बड़ा काम जो है माता पिता का है, तभी गुरु का उसमें जो है आगे तीसरा उसका स्तर आता है। तो संस्कार सबसे बड़ी चीज़। जो युवा वर्ग हैं हमारे उस समाज में है, तो हमारे ही आपके परिवार से हैं, तो आप अपने बच्चे को क्या बताना चाहेंगे जिससे कि वो बच्चा नशे की तरफ न जाए? देखिए, सबसे प्रथम तो ये है कि हम उनके अंदर संस्कार करें बचपन से, जब से वो पैदा हो। माँ बापों का ये कर्तव्य होता है कि उनके अंदर जो हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनसे बच्चों को छोटेपन से ही अवगत कराएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मतलब ही नहीं है कि बच्चा बिगड़ जाए, और जब वो बाहर जाता है
क्योंकि पहली गुरु जो होती है ना माता ही होती है बच्चे की, फिर सेकंड होती है स्कूल विद्यालय। उस पर हमें ना कंट्रोल करना पड़ेगा, बच्चे जाते हैं हमें उन पर उनको वॉच करना पड़ेगा कि बच्चे हमारी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ये हो गया है कि बच्चे स्कूल गए, माता पिता अपने में बिजी हो गए, बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। मेन बिगड़ने का कारण बच्चों का ये भी है। और वैसे भी हमने एक अपनी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के द्वारा एक मुहिम चलाई है, गली मोहल्ले कुच्चे में जाकर जो बच्चे नशा करते हैं हम उनको स्ट्रिक्टली मना करते हैं। मतलब एक दो को तो मैंने थप्पड़ भी मारा है खींच के, जो वो नहीं मान रहे थे, और उसके बाद में हमने उनको काउंसलिंग कराई है डॉक्टर के थ्रू, जिससे उनके माइंड में अवेयरनेस आए कि हम क्यों नशा करें। ये सब करने इसके बहुत सारे बच्चे ऐसों की काउंसलिंग कराई है कि जो बच्चे सुधर गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र भी सोल्यूशन नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में आप 3 महीने रखेंगे, वापस ले आएंगे, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये हमारे सामने प्रेजेंट में है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस, उनकी काउंसलिंग कराओ, उन्हें समझाओ कि भाई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये नशे की लत ने बहुत घर बर्बाद कर दी है। तो इसी वजह से हमने, अगर सब लोग मिलकर अपने अपने मोहल्ले में गली कुचे में एक 5-5 की अपनी मुहिम बंदों के साथ में मुहिम चलाएं और उसको अवेयरनेस करें, तो मैं कहती हूँ कि नशा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग करें, अपने अपने मोहल्ले में ही करें, ज़्यादा ना लेके 5-5 जने अपने अपने मोहल्ले में ही करेंगे तो नेचुरली सबके अंदर अवेयरनेस आएगी और ये नशा भी कम हो जाएगा। थैंक यू।